साथियों, हम इसके पूर्व में सूचना के अधिकार भाग 1 पार्ट 1 को देखा है। अभी हम लोग सूचना के अधिकार पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। साथियों, सूचना के अधिकार पार्ट 1 में हमने देखा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है, उसके सेक्शन 1 में इसको कैसे निश्चित किया है, 2 में इसकी व्याख्या क्या है, 3 में इंफॉर्मेशन जानकारी किसे कहते हैं वो देखा है, 5 में सबसे पहले 5 और 6 में जो जन माहिती अधिकारी या सूचना अधिकारी की नियुक्ति हुई उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा है, और 6 में अभी हम लोग धारा 6 के बाद हम लोग देखना जा रहे हैं। साथियों, इस अधिकार के धारा 6 में हम आवेदन कैसे करें इसके बारे में जानकारी दी है। साथियों, हर नागरिक को, जो भारतीय नागरिक है, उसको जानने का अधिकार है, जानकारी लेने का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, और इसके तहत वो हर भारतीय जो है एक जानकारी के लिए रिटर्न एप्लीकेशन जो है या बाय मेल या साइट पे जाकर वो एक एप्लीकेशन जो है उस डिपार्टमेंट को कर सकते हैं जिस डिपार्टमेंट से उसको जानकारी चाहिए। और ये जानकारी प्राप्त होने के बाद उस डिपार्टमेंट के जो जन माहिती अधिकारी है, सूचना अधिकारी है, उसको जानकारी प्राप्त होते ही धारा 7 के तहत उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना होता है, उसको उस एप्लीकेशन को उसको निकालना होता है। उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कुछ मानक और बिंदु निश्चित किए। धारा 7 में कहा है कि जो जानकारी जीवन से जुड़ी है, जिसमें किसी के लाइफ के संदर्भ में बात की है, ऐसी सारी जानकारी आवेदन प्राप्त होने से 48 घंटे के भीतर दिया जाए। अगर ये जानकारी 48 घंटे के अंदर नहीं देते हैं तो ये इस अधिनियम का उल्लंघन तो है ही, लेकिन भारत के संविधान का धारा 21 अनुच्छेद 21 का भी पूरी तरह से उल्लंघन है, जिसमें डिग्निटीफुल लाइफ जीने का हर नागरिकों को अधिकार है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट है जो इस सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को ज्यादा पुख्त और सशक्त करने के मामले में आया हुआ है। वो जजमेंट है बिशन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हुआ है। बिशन कुमार ने उसकी जो बेटी है उसको एक हॉस्पिटल में जमा किया था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। एडमिट करने के बाद उसके बेटी का सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा था, वो इलाज की जानकारी जानना चाह रहा था। डॉक्टर लोग उसको देने से कतरा रहे थे, दे नहीं रहे थे, उसको क्या बीमारी हुई वो बता नहीं रहे थे। इसलिए बिशन कुमार की ओर से पटना हाईकोर्ट में पहली बार मामला दायर हुआ। पटना हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी गया, और जब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी गया तो सुप्रीम कोर्ट ने धारा 21 के तहत अपने बेटी के जीवन का जो अधिकार है, उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी जानकारी, उसको जो मेडिसिन दिया जा रहा है, उसकी सारी जानकारी जो है उसको 48 घंटे में देना चाहिए था, और सूचना अधिकारी ने दी नहीं है, इसलिए उसके ऊपर जो है सारे दंडात्मक कार्रवाई की गई, और सारा जो मेडिकल का खर्चा है उस अधिकारी को देने के लिए ऑर्डर हुआ है। इसी सेक्शन 7 में जो सेक्शन 6 के तहत, धारा 6 के तहत एप्लीकेशन दिया है, उसमें जनरल पर्पस में 30 दिन के भीतर जानकारी देना जरूरी। अगर उस विभाग से रिलेटेड अगर जानकारी नहीं है तो उस जो एप्लीकेशन है उसको धारा 7 के तहत उसको जिस डिपार्टमेंट से, जिस विभाग से निर्धारित है, उस डिपार्टमेंट को उस एप्लीकेशन को वर्ग करना भी जरूरी है। उस वर्ग करने के बाद उसको 35 डेज के अंदर उसको जनरल पर्पस के लिए या जानकारी देना बहुत जरूरी है। और धारा 7 के तहत ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो अधिकारी
किस पर्पस के लिए आप जानकारी मांग रहे हो, वो देना है या नहीं देना है, ये ऐसा कहीं उसको जानकारी मांगने वाले को पूछ नहीं सकते। अगर इस तरह से पूछा गया तो वो इस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लंघन है और उसके साथ आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन है, ऐसा कहा हुआ है। इसके संदर्भ में सीबीएसई बनाम अभिनव भट्टाचार्य एक बंगाल का लीडिंग केस है। सीबीएसई में 10th का एक स्टूडेंट था जिसने अपने रिजल्ट, अपने फोटोकॉपी जो है, उसने जो एग्जाम पेपर दिया उसका फोटोकॉपी और जो टॉप स्टूडेंट आया था उसका फोटोकॉपी मांगने के लिए उसने एप्लीकेशन किया था। उस एप्लीकेशन के तहत जानकारी मांगने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन सीबीएसई ने उसको जानकारी देने से इनकार कर दिया। तो वो जानकारी देने से इनकार कर दिया तो ये मामला एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट देते हुए कहा कि उस स्टूडेंट का वो मौलिक अधिकार है कि उसने जो एग्जाम पेपर में क्या लिखा है जानने का अधिकार उसका है। साथ में उसी के साथ जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी जनरल पर्पस की तरह उन्होंने पेपर छोड़ा है, वो भी सारा जनरलाइज इंफॉर्मेशन है, इसलिए देना जरूरी है। दिया नहीं, इसीलिए सीबीएसई की जो इंस्टीट्यूट थी उनको 2 लाख का फाइन तथा सारी जानकारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई थी। ये भी धारा 7 के तहत बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसी जो सूचना के अधिकार का अधिनियम 8 है, सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 की धारा 8 में स्पष्टता से कहा है कि कौन सी जानकारी नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि कौन सी जानकारी मांग करने के बाद दी नहीं जा सकती। उसमें कि नंबर 1 की जानकारी है जिससे देश की एकात्मता, अखंडता और सॉवरेनिटी को किसी भी तरह का खतरा हो, ऐसी कोई जानकारी जो है वो सूचना के अधिकार के तहत नहीं दी जा सकती। दूसरा जो है, ऐसी कोई जानकारी जिसको कोर्ट ने बैन किया है कि आप किसी को नहीं दे सकते। माननीय उच्च न्यायालय ने या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने या माननीय किसी भी लोअर कोर्ट के द्वारा किसी भी जानकारी देने के लिए बाध्य किया है, आप इसको नहीं सार्वजनिक कर सकते। ऐसी कोई भी जानकारी कोई भी व्यक्ति मांगता है तो देने के लिए इस अधिनियम के तहत कोई व्यवस्था नहीं है। ये जानकारी ना देना ही उसमें का एक नियम है। चौथा है कि ऐसी जानकारी जिससे देश के सुरक्षा को किसी तरह का खतरा हो सकता है या देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी होती है, ऐसी कोई भी जानकारी जो है किसी के भी डिमांड करने पर नहीं दी जा सकती है। उसके बाद जो जानकारी संसद या राज्य विधिमंडल द्वारा उनके विशेषाधिकार जिससे भंग हो सकती है, ऐसी जानकारी देना जरूरी नहीं है। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, रिसेंटली एक जो है, जो कि कौन सी अपवादात्मक जानकारी नहीं दी जा सकती है, इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है फिलहाल का आपको देखने के लिए मिलेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उनके रिजाइन की कॉपी एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन करके मांगी थी कि उन्होंने जो रिजाइन दिया था उसकी कॉपी सार्वजनिक करने के लिए हमको दिया जाए। तो विधानसभा का जो सूचना अधिकारी है, जनमाहिती अधिकारी है, उसने रिटर्न में दिया कि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी होने के कारण आपको इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती। दूसरा मैं आपको रिसेंटली उदाहरण बताता हूं कि विधानसभा या संसद में जो भी उनका विशेषाधिकार है, उस विशेषाधिकार को बाध्य करे या उसी को किसी तरह की ठेस पहुंचे या उनके विशेषाधिकार भंग हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है। इसके तहत एक एप्लीकेशन जो है बिहार, इसी के लेकर एक एप्लीकेशन जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार, टीएमसी सरकार के खिलाफ में मांगी गई थी। तब टीएमसी सरकार ने वो वहां के विधानसभा के जो भी सदस्य है उनके विशेषाधिकार के विरुद्ध है, इसलिए इस जानकारी को नहीं दिया जा सकता है। ये भी जानकारी उस तरह से प्राप्त हुई है। चौथा है
फॉरेन स्टेट से, विदेश से जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो इंटेलिजेंट को जानकारी प्राप्त हुई है, और वो जानकारी जो है देश के सारे जो सीक्रेट मैटर है उससे रिलेटेड है, ऐसी कोई भी जानकारी के अधिकार के तहत, सूचना के अधिकार के तहत धारा 6 में अगर एप्लीकेशन करते हैं तो देना कतई जरूरी नहीं है और ना दी जा सकती। इसी का एक उदाहरण है, एक बार डीआरडीओ की जानकारी मांगने के लिए, या डीआरडीओ में जो भी बम विस्फोट बनता है उसकी जानकारी मांगने के लिए एक एप्लीकेशन आया था। उस समय भी डीआरडीओ ने कहा था कि यह देश की सुरक्षा के हेतु बनाया जाता है, इसलिए कितना प्रतिशत डीआरडीओ में बम बनाया गया, उसका कैसे यूटिलाइज हुआ, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है, ऐसा उसमें कहा गया है। उसी तरह से जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या पुलिस के द्वारा जिस तरह का भी इन्वेस्टिगेशन होता है, उन सारे इन्वेस्टिगेशन की जानकारी जो है सूचना के अधिकार के तहत, या पुलिस जिन क्रिमिनल मैटर में इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके तहत कोई भी जानकारी किसी भी व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे उस समय तक जब तक पुलिसों का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, जो भी साक्ष्य रिकॉर्ड की जाती है, जो भी एविडेंस, फिजिकल एविडेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, जो भी कलेक्ट किए जाते हैं, जब तक वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब तक बिफोर द कोर्ट है, ऐसी जानकारी देने के लिए जो है देने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है, या देना उसके लिए जरूरी नहीं है। सेक्शन 8 के तहत इन सारे जानकारियों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। यह रिस्ट्रिक्ट करते हुए सेक्शन 24 के अंतर्गत, धारा 24 के अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है जो इसके कक्षा में आते हैं, उनमें से एक डिपार्टमेंट है मिलिट्री का, दूसरे सारे आईबी के डिपार्टमेंट, तीसरे फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल गोपनीयता के डिपार्टमेंट, तीसरा जो भी सारे जो डिपार्टमेंट है पुलिस से रिलेटेड वो सारे डिपार्टमेंट, जो है सुप्रीम कोर्ट से जो गोपनीय विभाग है वो सारा, इन सारे विभागों की एक लिस्ट बनाई गई है और धारा 24 के अंतर्गत उसको रेक्टिफाइड किया है, उसको सुनिश्चित किया है। धारा 9 और धारा 10 में जिस तरीके से धारा 8 के तहत जो जो जानकारी देने के लिए बाध्य किया है, उसका कंफर्मेशन जो है सूचना के अधिकार के नियम के तहत धारा 9 और 10 में पहले से किया है। इसमें कहा है कि अगर कोई भी जानकारी किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन से जुड़ी हो तो थर्ड पार्टी उस जानकारी को नहीं मांग सकती। धारा 9 में कहा है अगर थर्ड पार्टी इस तरह से जानकारी मांगती है जो किसी के जीवन से रिलेटेड हो, ऐसी जानकारी मांगने के बाद जिस थर्ड पार्टी के संदर्भ में जानकारी है उसको पहले सचेत किया जाता है, उसको उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया जाता है कि फला फला व्यक्ति ने आपके बारे में सेक्शन 5 के तहत जानकारी मांगी है, सेक्शन 6 के तहत जानकारी मांगी है, क्या उनको सेक्शन 7 के तहत जानकारी दिया जाए? तब सेक्शन 9 का इस्तेमाल करके वो उसको फॉरवर्ड किया जाता है उस व्यक्ति को। अगर उस व्यक्ति की तरफ से उसका कोई भी निगेटिव आंसर आता है तो 10 के तहत, धारा 10 के तहत ऐसी जानकारी को पूरी तरह से बाध्य किया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण है, कन्नी गोपाल नाम के एक कलेक्टर हुआ करते थे। कन्नी गोपाल नाम के एक कलेक्टर के बारे में उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई जानकारी एक आरटीआई कार्यकर्ता ने मांगी थी। तब कहा गया था कि कन्नी गोपाल के किसी भी व्यक्तिगत स्वरूप की जानकारी जो है देने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि कन्नी गोपाल ने वो जानकारी जो है उस डिपार्टमेंट के उस आरटीआई सेक्शन के लोगों को देने के लिए कहा। फिर उसको अपील में गया, सेकंड अपील में गए, फिर हाईकोर्ट में भी मामला गया, हाईकोर्ट में ने भी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एसएलपी का जजमेंट देते हुए कहा कि कन्नी गोपाल के जीवन से रिलेटेड जानकारी कन्नी गोपाल सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए इस जानकारी को देना जरूरी नहीं है। इसलिए सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 के तहत कौन सी जानकारी को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, इसकी पूरी तरह से जानकारी जो है दी गई है। साथियों, आरटीआई का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के
जो कानून है उसका प्रकरण 3 में धारा 12 से लेकर धारा 14 तक का उसमें है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूचना का अधिकार का जो सारा कार्यक्रम है उसको नियंत्रित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए आयोगों का गठन करना। इसीलिए धारा 12 की तहत, धारा 12 की तहत, सेक्शन 12 की तहत भारत में केंद्रीय माहिती आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाने की बात कही है। और धारा 12 के तहत जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया जाएगा, केंद्रीय सूचना आयोग गठित किया जाएगा। वो आयोग कैसे गठित होगा इसका विश्लेषण दिया हुआ है। ये जो आयोग बनेगा उस आयोग में एक मुख्य सूचना, केंद्रीय सूचना आयुक्त होगा। इसमें मुख्य सूचना केंद्रीय आयुक्त होगा जो कि इस सारे आयोग का चीफ होगा। उसके अलावा इसमें 10 से कम जो है उपायुक्त होंगे, केंद्रीय उपायुक्त होंगे। वो लोग जो है उसमें होंगे, ऐसे 11, ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों की कमेटी होगी। अब ये कैसे, कौन इसको डिस्क्राइब करेगा? इसको डिस्क्राइब करने के लिए धारा 13 में इसके लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया है। और धारा 12 में ही इसका प्रावधान करते हुए कहा है कि इसको नियुक्त करने वाली एक कमेटी होगी। उस कमेटी का जो चेयरमैन है उस समय का प्रधानमंत्री जो है उस समय का उसका चेयरमैन होगा। उसी के चेयरमैनशिप में उसका दूसरा जो महत्वपूर्ण सदस्य है, जिसको सदस्य सचिव कहा जाता है, लोकसभा का प्रतिपक्ष, अपोजिशन ऑफ लीडर जो है लोकसभा का, वो भी उसका सदस्य होगा। उसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा जो नॉमिनेट किया हुआ कैबिनेट मिनिस्टर है, ऐसे 3 लोगों की समिति होगी। और ये 3 लोगों की समिति रिसर्च करेगी। रिसर्च करने के बाद नामों का संशोधन करेगी, नामों को बुलाएगी। बुलाने के बाद मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त का नाम जो है राष्ट्रपति को भेजेगी। और राष्ट्रपति इसी कानून के, इस एक्ट के अधिनियम धारा 12 के तहत उसका नियुक्ति करेगी। और ये नियुक्ति एक साथ पास जो है नया नियुक्ति हो जाएगी। तो ये जो मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त बनाया गया उसका कार्यकाल कितना होगा? धारा 13 में इसका कार्यकाल सुनिश्चित किया हुआ है। धारा 13 में इसका कार्यकाल जो है 5 साल के लिए निर्धारित किया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा इसका कार्यकाल 5 साल का होगा। लेकिन एक बार अगर किसी के केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया तो उसको नेक्स्ट बार एक्सटेंशन देने की इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। और ये जो आयुक्त है अपने उम्र के 65 एज तक ही उस पोस्ट पे बना रहेगा। वो 65 क्रॉस करने के बाद उसको अपने आप जो है रिटायरमेंट एज में चला जाएगा। वो जो है आयुक्त जो है उसको रिटायर्ड किया जाएगा और उसके जगह नया मुख्य चुनाव आयुक्त एवं केंद्रीय उप चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने का प्रावधान है। धारा 14 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को या अन्य सूचना आयुक्त को कैसे उनको उनके पदों से हटाया जा सकता है, इसके बारे में भी उसका क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन है। इस डिस्क्वालिफिकेशन में उसको कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाए, डिस्क्वालीफाई करने के लिए 5 शर्तें इसमें लिखी हुई है। उसमें पहली शर्त है, राष्ट्रपति को ऐसा लगे, देश की सर्वोच्च जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमुख है वो महामहिम राष्ट्रपति जी को ऐसा लगे कि ये जो मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो जो है उसका चरित्र जो है वो उस डिपार्टमेंट में काम करने योग्य नहीं है, वो चरित्र भ्रष्ट हो चुका है, तो उसको उस पद से हटाने की व्यवस्था इसमें की गई। दूसरा, अगर वो अपने कार्यकाल में नादार हो जाता है, वो भ्रष्ट हो जाता है या किसी भी तरह का भ्रष्टाचरण करता है या वो अनसाउंड माइंड होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी उसको उस पद से हटाया जा सकता है। तीसरा, उस मुख्य सूचना केंद्रीय सूचना आयुक्त जो है, उस आयोग का जो प्रमुख है, वो अगर
शारीरिक दृष्टया या मानसिक दृष्टया अगर विकलांग हो गया है तो ऐसे कंडीशन में भी उसको हटाया जा सकता है। अंतिमतः अगर वो रिजाइन देता है तो भी उसको उस पद से हटाया जा सकता है। इस 4 कारणों से उसको डिस्क्वालीफाई करने की प्रावधान है। 4 में से अगर एक तरह का भी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन उसके अंदर आ जाए तो उसको पद से हटाया जा सकता है। इसीलिए प्रकरण 3 के अंतर्गत धारा 12 से लेकर 14 तक केंद्रीय सूचना आयोग कैसे गठित होगा, आयोग में कितने सदस्य होंगे, उनका नियुक्ति किस तरीके से होंगी, उनको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाएगा, उनका पीरियड क्या होगा, ये सारी जानकारी प्रकरण 3 में मेंशन है। और उसके बाद आता है प्रकरण 4। प्रकरण 4 में इसी तरह से अनेक राज्यों में जो राज्य जन माहिती आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, उसके गठन करने की बात कही है। और इसमें धारा 15, 16, 17 ये 3 सेक्शन के तहत उसमें सारा मेंशन है। 15 में जिस तरीके से केंद्रीय सूचना आयोग या उसका आयुक्त कैसे निश्चित किया जाए, जिस तरीके से 15 में क्वालिफिकेशन दिया है, उसी तरीके से 15 में क्या क्वालिफिकेशन दिया है, राज्य अपने राज्य की जानकारी के लिए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का जो है पद निर्माण कर सकता है। और उसके लिए 10 जो है राज्य के हिसाब से ज्यादा 10 उपायुक्तों का भी जो है वो गठन कर सकता है, उनकी अपॉइंटमेंट कर सकता है। और ये कौन अपॉइंट करेगा, जिस तरह से केंद्रीय सूचना आयोग में जिस तरह से क्वालिफिकेशन दिया है इसमें भी उसी तरह से क्वालिफिकेशन है। इसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष, अपोजिशन लीडर जो है और कैबिनेट मंत्री, तीनों के मिलकर एक कमेटी बनेगी। वो अपना एक नाम निर्धारित करेगी और उसके नामों की सिफारिश राज्यपाल को करेगी और राज्यपाल महामहिम राज्यपाल उसका जो है उस पद के लिए जो है उसको निश्चित कर सकते हैं। इसी तरह का 15 में क्वालिफिकेशन दिया है। 16 में उसका कार्यकाल 5 साल के निश्चित किया है। उसको उम्र के 65 ईयर तक वहां बने रह सकता है और वो केवल एक ही बार वो राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त हो सकता है। ये सारी बातें हैं। और 17 में उसी तरह से डिस्क्वालिफिकेशन है, वो अगर मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, शारीरिक रीत्या विकलांग हो जाए, वो रिजाइन दे दे और राज्यपाल को लगे कि ये अपने पद से नैतिकता से भटक गया है, ऐसी स्थिति में उसको हटाने की भी बात की है। 15, 16, 17 के तहत राज्य सूचना आयोग बनाना, उसका स्ट्रक्चर खड़ा करना, ये सारा आरटीआई का एक्ट जो है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में इस तरह से मेंशन है। फिर आता है आर्टिकल सेक्शन 18। सेक्शन 18 में जो है कि अपील किस तरह से की जाएगी, या अपील ही कौन होगा, फर्स्ट अपील कौन होगा, सेकंड अपील कौन होगा, फर्स्ट अपील के क्या अधिकार होंगे, सेकंड अपील में क्या अधिकार होंगे, उसके लिए कौन सा प्रोफार्मा यूज करना है, वो धारा 18 में तय है। धारा 18 के तहत अगर नियम 3 के तहत प्रोफार्मा अ से ए के द्वारा किसी ने सूचना प्राप्त करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर कोई भी एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन को अगर अप्रूवल नहीं किया गया तो वो 30 दिन के बाद जानकारी ना देने के कारण फिर उस जानकारी को मांगने के लिए प्रपत्र ब या एप्लीकेशन बी के तहत फर्स्ट अपील करेगा। और फर्स्ट अपील करने के बाद वो फर्स्ट अपील करता जो है, जिसने जानकारी मांगी उसको भी नोटिस देगा, जिस विभाग के संबंधित जानकारी है उसको भी नोटिस देगा और उनका जो सुनावनी है, उनका अपील जो है सुनने का काम करेगा। अपील सुनने से ये होगा कि उसमें जो जन माहिती अधिकारी है, उस जन माहिती अधिकारी की जो बात सुनी जाएगी, जाने के बाद सारी जानकारी देने के लिए आदेश कर सकता है और उसमें दंड का भी प्रावधान करने का उसमें अधिकार है। अगर दूसरे मतलब फर्स्ट अपील होने के बाद भी अगर कोई जन माहिती अधिकारी सूचना नहीं देता है तो आप ब में जा सकते हो, मतलब क में जा सकते हो, दूसरी अपील कर सकते हो और दूसरे अपील में शिस्त भंग की सर्विस डिस्कनेक्ट करने के भी पावर सेकंड अपील अधिकारी के पास है।
इस तरीके से सेक्शन 18 में इस तरह की पावर जो है वो निश्चित की है। उसके बाद आता है सेक्शन 19, सेक्शन 20, लेकिन ये इसी से रिलेटेड है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना लेते हुए हम डायरेक्ट सेक्शन 24 पे आते हैं। सेक्शन 24 धारा 24 में कहा है कि उन जन संगठनाएं जो है या जो जनसभाएं है या जनता की वो जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो सूचना के अधिकार कक्ष में नहीं आती है, जो गवर्नमेंट से किसी भी तरह का फंड नहीं लेती है। इस तरह की एनजीओ जो अपना सेल्फ फंड क्रिएट करती है, इस तरह की वो संस्थानें जो पब्लिक के है, जो पब्लिक फंड से चलती है, जो डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा प्राप्त फंड से चलती है, ऐसे संगठनाएं जो है सूचना के अधिकार में, रजिस्टर अनरजिस्टर्ड संगठनाएं जो है सूचना के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी उसके तहत नहीं आती है और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियों की जानकारी इसके तहत नहीं आती है। इसीलिए इसके लिए विद्रोह भी हुआ था कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो पब्लिक फंड से चलती है, पब्लिक उनको फंड देती है या जिनको राज्य और केंद्र की सूची में जिनको मान्यता दी गई है, उनको भी सूचना के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए, ऐसी डिमांड बार बार उठी गई है। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह का अमेंडमेंट करके, सेक्शन 24 में अमेंडमेंट करके उन पार्टियों को सूचना के अधिकार क्षेत्र के कक्षा में लाने का अभी तक कोई भरभक्कम प्रयास नहीं किया। अगर ऐसा होता तो क्या होता? ऐसा होता तो जिन पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्शन के लिए जो फंड आता है उस फंड की जानकारी उनको सार्वजनिक करनी पड़ती, नंबर 1। दूसरा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो जानकारी है वो भी सार्वजनिक करनी पड़ती है। और तीसरा, इसके द्वारा जो है वो भी जानकारी उनको सार्वजनिक करनी पड़ती है कि अगर ये फंड जो आया वो व्यक्ति ने कहां से, किस पर्पज से, इलेक्शन के लिए कैसा दिया। इसीलिए ये सारे संस्थानों को अंदर लाने का काम जो है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा या किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया। यह है सेक्शन 24, धारा 24। धारा 25 के तहत राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो अपना हर साल का एक रिपोर्ट बनाएगी और उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट को सुपुर्द करने की भी प्रावधान है। और उस रिपोर्ट के तहत उनके राज्य के तहत, केंद्र के तहत कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितना एप्लीकेशन आया, उसको कैसे डिस्पोज अप किया, इस सारे जानकारी को सार्वजनिक करने की बात कही है। इस तरह से ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम में कुल जो है 28, 29 और 31 तक ही धाराएं है। ये पूरी तरह से इस तरह से है। तो क्या ये जन माहिती अधिकार आरटीआई एक्ट, इससे रिलेटेड कोई जजमेंट आए हैं या सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड कोई मामले आए हैं? तो इसमें से हम लोग 2-3 मामले देखते हैं और इसका जनमानस पे क्या परिणाम हो सकता है देखते हैं और यहां अपनी बात को समाप्त भी कर सकते हैं। सबसे पहला केस है सीबीएसई बनाम आदित्य बंडोपाध्याय। आदित्य बंडोपाध्याय ये जो व्यक्ति है, इसका लड़का जो है सीबीएसई स्कूल में बंगाल में, कोलकाता में पढ़ रहा था और उसके बच्चे ने कहा था कि मैंने जो एग्जाम दी थी उसमें मैथ, साइंस और इंग्लिश का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है, लेकिन साइमल्टेनियसली मुझे इसमें मार्क कम मिले। इसलिए उस लड़के के पिता ने आरटीआई के तहत सीबीएसई बोर्ड को कोलकाता में जानकारी मांगने का प्रयास किया कि मेरे बच्चे का जो पेपर है, एग्जाम का जो पेपर सॉल्व किया है, उसकी प्रति दिया जाए। सीबीएसई बोर्ड ने उसको देने के लिए इनकार कर दिया। सीबीएसई बोर्ड का जो राज्य का जो कार्यालय कोलकाता का, उसने देने से इनकार कर दिया। फिर इसी को लेकर वो केंद्र में गए, फिर वहां भी देने से इनकार कर दिया। फिर कोलकाता हाईकोर्ट में गए, कोलकाता हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि इसको जानकारी दिया जाए। देने के बाद भी नहीं दिया तो ये जो है एक एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस के बेंच ने कहा कि वो स्टूडेंट ने क्या लिखा है, आपने जो लिखा है उसको सही तरीके से चेक किया है या नहीं, उसका सही इवैल्यूएशन हुआ कि नहीं, ये जानने का अधिकार स्टूडेंट का अधिकार है। इसलिए उसकी छाया प्रति उसको उपलब्ध करवाई जाए। केवल उपलब्ध नहीं करवाई जाए, अगर उसमें उसको लगता है कि उसके मार्क बढ़े हैं तो उसका रिवैल्यूएशन करके उसको सही मार्क दिया जाए। और इसी तरीके से जजमेंट आने के बाद
जो आदित्य बंडोपाध्याय है, इसके बेटे के मार्कशीट में बदलाव हुआ, उसको 72% आया था। और इसमें जब उसने गया आरटीआई के तहत उसने सारे पेपर निकाले, पेपर निकालने के बाद इसका रिजल्ट 72 से बढ़कर 91% तक बढ़ा। तो सूचना के अधिकार अधिनियम का उपयोग करके आदित्य बंडोपाध्याय ने अपने बच्चे ने जो कॉपी लिखी थी, जो एग्जाम में लिखा था, उसका इवैल्यूएशन की डिमांड की। यही पब्लिक के हेल्थ के लिए, बच्चे के ज्ञान के लिए, बच्चे की जान, बच्चे का जो सही अधिकार था मार्क्स का, वो प्राप्त उसको इस तरीके से हुआ। ये केस जो है लैंडमार्क जजमेंट के तौर पे देखा जाता है। उसके बाद दूसरी एक बहुत बड़ी केस है गिरीश देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयोग। गिरीश देशपांडे जी ने केंद्रीय सूचना आयोग को जानकारी मांगी थी कि केंद्रीय सूचना आयोग किस तरीके से काम करता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग ने वो जानकारी देने से इनकार कर दिया। तो उसी के अगेंस्ट में गिरीश देशपांडे जी जो है कोर्ट में चले गए। फिर उसी के तहत सेक्शन 28 के तहत, सेक्शन 26 के तहत जो हर साल जो ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, उसका वर्क इवैल्यूएशन होता है, वो देने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। वो ऑर्डर करने के बाद गिरीश देशपांडे जी को दिया गया और गिरीश देशपांडे जी को देकर उसका समाधान किया गया। सूचना के अधिकार के तहत उसका जो आर्टिकल 90 के तहत जो मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ था गिरीश देशपांडे जी का, उसको संरक्षित करने का भी काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसमें से और एक लीडिंग केस और लीडिंग जजमेंट है जिसको लैंडमार्क जजमेंट कहा जा सकता है, भारत सरकार बनाम एडीआर। तो ये एडीआर नाम की जो एनजीओ है, इस एनजीओ ने किस किस पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कितने लोग जो है क्रिमिनल है, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, चुनाव के ऊपर कितना खर्चा करते हैं और उनके पास क्या क्या एक्टिविटीज होती है, उनकी शिक्षा क्या होती है, जानकारी मांगने के लिए चुनाव आयुक्त जो है, केंद्रीय चुनाव आयुक्त को जो है उन्होंने एप्लीकेशन किया। ये एप्लीकेशन करने के बाद एडीआर को जानकारी देने से चुनाव आयुक्त जो है उन्होंने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो एडीआर जो है भारत सरकार एवं चुनाव आयोग को, दोनों को पार्टी बनाकर कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट में उसमें जजमेंट दिया कि हां ये सारी जानकारी देना जरूरी है। तो ये सारी जानकारी के तहत बाद में सारे कैंडिडेटों को इन 4 प्रकार की जानकारी सार्वजनिक करने का जो है वो जजमेंट पास हुआ, जिसमें वो जो कैंडिडेट है चुनाव लड़ने वाला, उसके ऊपर कितनी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है या उसके ऊपर कितनी क्रिमिनल केसेस दायर हुई है, उसकी जानकारी देने के लिए कहा गया। दूसरा उसमें कहा गया जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लंघन होने के बाद आया हुआ जजमेंट है। उसमें कहा गया है कि कौन सी केसेस पेंडिंग है उसकी भी जानकारी दी जाए। तीसरा इसमें कहा है कि जो कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हुआ है उस कैंडिडेट और उसकी पाउस, अगर कैंडिडेट मेल हो तो उसकी पत्नी, और अगर कैंडिडेट फीमेल हो तो उसका पति, उनके पास कितनी असेट है, उनके पास कितने घर है, उनके पास कितनी गाड़ियां है, उनके पास कितनी जमीन है, उनका बैंक बैलेंस कितना है, इसकी भी जानकारी जो है एक फॉर्मेट के तहत चुनाव आयोग को देना है और उसको सार्वजनिक करने का निर्णय जो है उसमें पास हुआ। अंतिमतः जो चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी भी जानकारी जो है सार्वजनिक करने का जो मामला है, इसी केस के तहत भारत सरकार एवं अन्य बनाम एडीआर, इस मामले में इस तरीके का जजमेंट पास हुआ जो कि पब्लिक को, जिनको आप चुनकर दे रहे हैं, उनका सामाजिक, राजकीय, क्रिमिनल, उनका फाइनेंशियल, उनका एजुकेशनल, सारे तरह की जानकारी प्राप्त करने का, जानने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। इसी तरह से एक और केस है जो पिंकी गनेडीवाल बनाम यूपीएससी, पिंकी गनेडीवाल बनाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें ये भी एक लीडिंग केस है। पिंकी गनेडीवाल ने यूपीएससी का एग्जाम दिया था। यूपीएससी के एग्जाम में वो फर्स्ट एग्जाम में पास हुई, मेन एग्जाम में गई, उसमें भी पास हुई, लेकिन उसको इंटरव्यू में उसको
उसको जो है सिलेक्ट ना होने के कारण उसको जो पोस्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इसलिए पिंकी गनीडीवाल ने जो है यूपीएससी को, वहां के सूचना अधिकारी को एक एप्लीकेशन लिखा और उसके तहत उसने उसको फर्स्ट एग्जाम में, सेकंड एग्जाम में और ओरल में, मतलब जीडीपीआई में उसको कितना मार्क्स मिला इसकी जानकारी मांगने का प्रयास किया। यूपीएससी ने उनको कहा कि ये सेक्शन 8 के तहत ये गोपनीय इसमें आता है। फिर उसको उसने चैलेंज किया। सेक्शन 8 को चैलेंज करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जजमेंट देते हुए कहा कि हाँ, पिंकी को अपने मार्क्स जानने का अधिकार है, उसने जो भी अपनी एग्जाम दिया है उसकी प्रतियां मांगने का अधिकार है, इसके लिए दिया जाए। उसका परिणाम यह हुआ कि पिंकी गनीडीवाल जो है उसको डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट उसके बाद प्राप्त हुई है। ये सारे लीडिंग जजमेंट जो है, जो लैंडमार्क जजमेंट है, इसके संदर्भ में आए हैं। तो क्या यह सूचना का अधिकार जनमानस के लिए कैसे फायदेमंद है? सूचना का अधिकार प्राप्त होने से जो भारत के संविधान का मूल मंत्र वेलफेयर ऑफ द स्टेट है, जन कल्याण का जो अधिकार है, जन कल्याण के लिए अब जो भारतीय संविधान बना था, उस जन कल्याण के लिए भारतीय संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करवा कर लेने के लिए जो नागरिकों को पूरी तरह से अधिकार प्राप्त हुआ है। दूसरा, यह अधिकार प्राप्त होने से, यह कानून पास होने से किसी भी तरह की जो जानकारी है जिसको 1923 के कानून के तहत दबाया जाता था, उस जानकारी को सार्वजनिक होने का अधिकार मिला। और इसके द्वारा तीसरी अंतिम और महत्वपूर्ण बात है, जो आर्टिकल 19 में हर व्यक्ति को जानने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार जो है उसको संरक्षित किया, जो कि मौलिक अधिकार है। यही इंपॉर्टेंट बातें इस संदर्भ में है और यही बातें आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए ये दूसरा पार्ट बनाया गया था। जन माहिती और जन सूचना के अधिकार का यह अंतिम पार्ट आपने सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।